सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रधान शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण डीएलएड प्रश्नोत्तर लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, यह टोटल काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सेट है, तो इसे आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। यह भाग 2 डीएलएड विषय का है, जिससे कि 75 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रधान शिक्षक एग्जाम में। जी हाँ, अगर आप प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा। जी हाँ दोस्तों, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्किनर कहा। जी हाँ, यह स्किनर कहा। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का प्रश्न। सेकंड नंबर का प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। जी हाँ, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, वह कैसे बढ़ा सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। जी हाँ, अगर किसी विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ अगर उसे संबंधित करके अगर बताया जाए, पढ़ाया जाए, तो उससे अधिगम काफ़ी प्रभावी होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितनी वर्ष की होगी। जी हाँ, एक बच्चा है जो 16 वर्ष का है और वह बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। तो दोस्तों, बुद्धि लब्धि का एक फॉर्मूला है। जी हाँ, बुद्धि लब्धि को आईक्यू कहा जाता है और आईक्यू का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु। जी हाँ, यह फॉर्मूला भी कभी कभी पूछता है कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। जी हाँ, वास्तविक आयु और गुणा 100। जी हाँ, यह बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। तो यहाँ जो बुद्धि लब्धि का परीक्षण हुआ तो उसमें 75 अंक प्राप्त किया, यानी कि आईक्यू बराबर है 75। जी हाँ, 75 बराबर मानसिक आयु, ये पूछा जा रहा है कि उसकी मानसिक आयु क्या है। तो मानसिक आयु ऊपर में लिख देंगे मानसिक आयु। जी हाँ, ये मानसिक आयु पूछा जा रहा है और बटा में जो है वास्तविक आयु, यानी कि उस बच्चा का जो वास्तविक आयु है 16 वर्ष और गुना 100। तो यहाँ क्या करेंगे कि जब मानसिक आयु निकालना होगा तो 75 के साथ गुना में आ जाएगा 16 और बटा में हो जाएगा 100। तो 75 कटेगा, 25 तिया 75 3 बार में और 25 चौके 100, 4 से फिर कट जाएगा ये 16 4 बार में। तो इस प्रकार से 3 गुना 4 करेंगे तो आ जाएगा 3 चौके 12। तो दोस्तों, उसका जो मानसिक आयु होगा वह 12 वर्ष होगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए 12 वर्ष होगा। जी हाँ, नेक्स्ट है चौथा, रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है। जी हाँ, रॉस महोदय संवेग को कितने प्रकार में बांटे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार में। जी हाँ, संवेग को 3 प्रकार में बांटे हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न, नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है। जी हाँ, पहले नियम बताया जाता है और नियम से उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण की ओर चला जाता है। ऐसे शिक्षण विधि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, ऐसे शिक्षण विधि को कहा जाता है निगमन विधि। जी हाँ, निगमन विधि कहा जाता है। पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण की ओर जाया जाता है, तो वो कहलाता है निगमन विधि। अगर इसी का अपोजिट, अगर उदाहरण से अगर नियम की ओर जाएंगे तो उसे कहेंगे आगमन विधि। तो दोस्तों, नियम से जब उदाहरण की ओर जाएंगे तो उसे नियम विधि शिक्षण विधि कहलाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर का कि शैशव काल की अवधि क्या होती है। जी हाँ, शैशव काल की अवधि क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जन्म से 2 वर्ष तक। जी हाँ, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके 2 वर्ष तक उसका जो उम्र होता है, जो काल होता है, वो शैशव काल कहलाता है। जी हाँ, शैशव काल। नेक्स्ट है 7 नंबर का,
नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी कि अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मसातकरण। जी हाँ, उसे आत्मसातकरण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी कि वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया आत्मसातकरण कहलाता है। नेक्स्ट है 8 नंबर का प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। जी हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। जी हाँ दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। नेक्स्ट है 9 नंबर का, जब एक शिक्षक यह समझते हैं कि यह स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक हैं। जी हाँ, अगर कोई कहते हैं, कोई शिक्षक कहते हैं कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिंग पक्षपाती दर्शाता है कि वह शिक्षक जो है वो लिंग पक्षपाती है, जबकि ऐसा होता नहीं है कि लड़के जो है लड़कियों से गणित में अच्छे ही होते हैं। यह लिंग पक्षपाती की बात है। नेक्स्ट है 10 नंबर का, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो दोस्तों, एक शिक्षक की भूमिका होगी एक सुगमकर्ता की। जी हाँ, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी, सुगमकर्ता की, यानी कि बच्चों को जो प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें उसे सहयोग करना है, ताकि जो भी प्रॉब्लम वो सोल्व कर रहा है उसमें उसको आसानी हो। नेक्स्ट है 11 नंबर का, कि शिक्षण के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली खाली स्थान की ओर संकेत करती है। शिक्षण के क्षेत्र में जो पाठ्यचर्या शब्दावली है वो किस ओर संकेत करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। पाठ्यचर्या शब्दावली का मतलब होता है कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। नेक्स्ट है 12 नंबर का, कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि मूल रूप से आधारित है। जी हाँ, निचली कक्षाओं में जो शिक्षण की खेल विधि, जो खेल पद्धति है, वो मूल रूप से किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। जी हाँ, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट है 13 नंबर का प्रश्न, डिसलेक्सिया। जी हाँ, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो दोस्तों, डिसलेक्सिया जो है वह संबंधित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पठन विकार से। जी हाँ, पठन विकार से डिसलेक्सिया संबंधित है, यानी कि पढ़ने में जो समस्या होती है उसी को डिसलेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर का, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से क्या है? जी हाँ, कोई बच्चा प्रतिभाशाली है तो प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। जी हाँ, सृजनात्मक विचार और जिज्ञासा। जिन बच्चों में सृजनात्मक विचार और जिज्ञासा होता है वैसे बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर का, कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पियाजे को। जी हाँ, पियाजे कहे हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर का, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, विकास जो है वो आजीवन चलते रहता है, यानी कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यह विचार जो है ऑप्शन बी, निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। जी हाँ, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है 17 नंबर का, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? जी हाँ, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पियाजे के द्वारा। जी हाँ, पियाजे के द्वारा
विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, जो कि 4 विशिष्ट अवस्थाएं हैं। ज्ञानवाही जो गतिवाही अवस्था, प्राक चालन अवस्था, मूर्त प्रचालन अवस्था और तार्किक प्रचालन अवस्था। नेक्स्ट है 18 नंबर का, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क मनुष्य के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किशोरावस्था में। जी हाँ, किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं, जब 18 साल की उम्र प्राप्त कर लेते हैं तो बच्चे किशोर हो जाते हैं, और जब किशोर हो जाते हैं तो बच्चे अपने जो समवयस्क है, जो साथी लोग हैं, उससे सक्रिय सदस्य हो जाते हैं वो अपने समूह का। नेक्स्ट है 19 नंबर का, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खाली स्थान है की भूमिका निभानी चाहिए? बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्रोन्मुखी। जी हाँ, अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। नेक्स्ट है 20 नंबर का, अंतःदृष्टि सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? जी हाँ, अंतःदृष्टि सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोहलर को। जी हाँ, कोहलर को। नेक्स्ट है 21 नंबर का, मोंटेसरी के अनुसार बच्चों में भाषाई कौशल विकसित करने का क्रम क्या है? जी हाँ, मोंटेसरी के अनुसार बच्चों में भाषाई कौशल विकसित करने का क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, LSRW। यानी एल का मतलब हो गया लिसन, एल का मतलब लिसन, और लिसन मीन्स होता है सुनना। जी हाँ, एस का मतलब हो गया स्पीक, और स्पीक का मतलब हो गया बोलना। यह बच्चे पहले सबसे पहले सुनना सीखता है, उसके बाद बोलता है। उसके बाद आर का मतलब हो गया पढ़ना, READ, रीड मीन्स पढ़ना, और अंतिम जो डब्लू है उसका मतलब हो गया राइट। जी हाँ, राइट मीन्स लिखना। तो मोंटेसरी के अनुसार बच्चों में भाषाई कौशल जो विकसित करने का क्रम है, सबसे पहले सुनना, तब बोलना, तब पढ़ना, तब लिखना। इसी को शॉर्ट में कहा जाता है LSRW, या आप याद रखिएगा सुबोपली। जी हाँ, सुबोपली, यानी कि सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना और ली से लिखना। तो ये सुबोपली याद रखिएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर का, डिस्ग्राफिया क्या है? जी हाँ दोस्तों, डिस्ग्राफिया क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लिखने से संबंधित विकार। लिखने से संबंधित विकार को डिस्ग्राफिया कहते हैं। जी हाँ, लिखने से संबंधित विकार को डिस्ग्राफिया कहते हैं, और पढ़ने संबंधित विकार को डिसलेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट है 23 नंबर का, दृष्टि बाधित बच्चों के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो बच्चे दृष्टि बाधित होते हैं उसके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 24 नंबर का, कि समावेशी शिक्षा का अभिप्राय क्या है? जी हाँ, समावेशी शिक्षा का अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विशेष आवश्यकता वाले व सामान्य बच्चों की एक साथ शिक्षा। यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं और जो सामान्य बच्चे हैं, दोनों को एक साथ अगर शिक्षा दिया जाता है वो कहलाता है समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट है 25 नंबर का, कि बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है? जी हाँ दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों के अनुभवों व अभिरुचियों को प्राथमिकता देना। यानी बच्चा का क्या अनुभव है उससे जानकारी प्राप्त करके उसका क्या अभिरुचि है, वो किस चीज़ में रुचि रखता है, तो उसको कहा जाता है बाल केंद्रित शिक्षा। कि बच्चों के अनुभव व अभिरुचि के साथ ही उसको प्राथमिक शिक्षा देना चाहिए, और उसके अनुभव और अभिरुचियों को प्राथमिकता देना चाहिए। नेक्स्ट है 26 नंबर का, कि मानव व्यक्तित्व प्रतिफल है। मानव व्यक्तित्व किसका प्रतिफल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का। जी हाँ, किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वह उसका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रतिफल होता है। नेक्स्ट है 27 नंबर का, बच्चे अपने कार्यों में किन कारणों से असफल होते हैं? जी हाँ,
कोई बच्चा अपने कार्यों में किन कारण से असफल होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी कारणों से। जी हाँ, गलत योजना के कारण, भय व असफलता के कारण, उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण। इस प्रकार से ये तीनों के कारण जो है बच्चे असफल होते हैं, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 28 नंबर का, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है? जी हाँ, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जन्मजात होती है। जी हाँ, मूल प्रवृत्तियां जो होती है वह जन्मजात होती है। जैसे नींद आना, बच्चे जन्म के साथ ही ये प्रवृत्ति उसके साथ आता है। नींद आना, भूख लगना भूख लगना, प्यास लगना, ये सभी जन्मजात प्रवृत्तियां हैं और इसी को मूल प्रवृत्तियां कहा जाता है। नेक्स्ट है 29 नंबर का, कि आगमन विधि का जनक किसे माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, आगमन विधि का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरस्तु को। जी हाँ, आगमन विधि का जनक अरस्तु को माना जाता है। नेक्स्ट है 30 नंबर का, यहाँ देखिए आगमन विधि में कहा जा रहा है कि आगमन विधि वह विधि कहलाती है जिसमें विशेष तथ्यों और घटनाओं के अवलोकन और विश्लेषण के द्वारा सामान्य नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं। जी हाँ, विशेष तथ्य और घटनाओं के अवलोकन और विश्लेषण द्वारा सामान्य नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं, उसी को कहा जाता है आगमन विधि। नेक्स्ट है 30 नंबर का, और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले 2 व्यक्ति कौन कौन थे? जी हाँ, बच्चों के सीखने का जो तरीका है उस पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले 2 व्यक्ति कौन कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पियाजे व स्किनर। जी हाँ, पियाजे व स्किनर। तो दोस्तों ये था आज का 30 डीएलएड विषय का महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।